नमस्कार साथियों, अभी तक जो घटना घटी है उसके बाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, आज की वीडियो में हम उस सब पर बात करने वाले हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री भी हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इन्होंने जो पालगम में टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको कहा है कि ये तो फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति हो सकते हैं। आपका पहले मैं आपको इनका एक स्टेटमेंट सुना देता हूँ। इसाक डार इनका नाम है। इन्होंने कहा कि जो पालगम में अटैक हुआ है वो लोग फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, हालांकि हम नहीं जानते कि वो कौन है। वहीं इन्हें आगे कहते हैं कि भारत अपनी नाकामी और घरेलू जो राजनीति में उथल पुथल मची है भारत की, उस सबको छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। बहुत बढ़िया। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने आगे कहा कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो दुनिया को दिखाएं। दुनिया को सबूत नहीं, दुनिया को कुछ इस बार और कुछ दिखाएंगे। वहीं इनके इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी व्यक्ति, फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, स्पिनर है दानिश कनेरिया, इनके मैं आपको एक दो ट्वीट दिखाता हूं। ये व्यक्ति भले ही पाकिस्तानी है लेकिन बोलता पूरी हिंदुस्तानी है। इसने क्या कहा दानिश कनेरिया ने? इसने कहा कि जो पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तानी डिप्टी जो पीएम हैं उनकी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट, क्या कहा? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स कहा गया है इनके द्वारा। वहीं दानिश कनेरिया जी आगे कहते हैं कि यह न केवल जो लोग इस हमले में मरे हैं उनके लिए अपमानजनक है, बल्कि यह राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की खुली तौर पर स्वीकार करना है कि हाँ, हम आतंकवाद को पनाह देते हैं, हम आतंकवाद को विस्तार करते हैं, हम कश्मीर में आतंक फैलाते हैं। वहीं दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट और किया। इनके कई सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं इस समय। एक ट्वीट और है इनका। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मैं सराहना करता हूं। किस लिए? उन्होंने जो एक रैली में अंग्रेजी में बोलने का विकल्प चुना, जिससे दुनिया को उनकी चेतावनी स्पष्ट रूप से सुनाई दी। उम्मीद है कि गाजा की तरह यह दक्षिण एशिया में आतंकवाद की शुरुआत होगी। दानिश कनेरिया पाकिस्तानी है लेकिन बोलता हिंदुस्तानी है, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया कि सच क्या है। सच सबको दिखता है, कब तक व्यक्ति चुप रहेगा? दिख भी रहा है। फ्रीडम फाइटर कौन कहता है? जो आतंकवादी हैं जिन्होंने निर्मम लोगों की, 26 लोगों की जिस तरीके से वहां पर हत्या की, उसके बाद इस तरीके के बयान आना, बल्कि इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि भारत को हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। किन लोगों ने ये, इन्हें खुद पता है कि कराया किसने और किया किसने है। वहीं अभी तक भारत के द्वारा क्या बड़े फैसले लिए गए, उनमें से जो भारत द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए, वो पहला है 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी, भारत और पाकिस्तान की भी जल संधि, उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है बाघा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट था, उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। वही जो लोग पहले से ही सीमा पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने का आदेश दिया गया है। वहीं तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया वो पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। वहीं पहले से जारी किए गए सभी जो वीजा हैं उनको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। वहीं भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा, यानी कि भारत से उन्हें अपने देश वापस जाना होगा। वहीं चौथा जो फैसला बड़ा लिया गया वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को परसोना नॉन ग्रांट घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर आदेश दिया गया कि इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। ये जो बुलाए गए हैं वापस, परसोना नॉन ग्रांट लगाया गया है यहाँ पर। सैन्य सलाहकार और जो रक्षा सलाहकार हैं जो उच्चायोग में जो तैनात रहते हैं, इस तरीके की जो घटना होती है आमतौर पर आप एनवॉय को कहते हो, हमेशा रक्षा सलाहकार को इस तरीके के नॉन ग्रांट नहीं किया जाता है, ना ही जाने के लिए से कहा जाता। जब सिचुएशन बहुत ही टेंस होती है, सिचुएशन जब बहुत खराब होती दिखती है, तब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। अब दिखाता हूं मैं पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला लिया गया है। इन्हें देख लिया, बिल्कुल सेम
इसकी कॉपी पेस्ट पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम, ये वही उप प्रधानमंत्री इसाक डार हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, और ये ख्वाजा आसिम है, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जो सिंधु जल समझौता को रोकने जो भारत ने फैसला खारिज किया है, यह समझौता दरअसल वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता में ये फैसला हुआ था, एक इंटरनेशनल समझौता संधि है जो कि सस्पेंड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने की या दिशा मोड़ने की कोशिश भी की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर, जंगी की तरह माना जाएगा। भारत को ललकारा जा रहा है कि अगर तुमने पानी रोकने की कोशिश भी की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी, भारत से अब जंग भी लड़ेंगे, शायद 1971 भूल गए होंगे। पूरी तरह से हम जवाब देंगे, ताकत के साथ जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित किए। अबे तुमने नहीं किए, हमने तुम्हारे साथ जिस सब संबंधों को तोड़ा है। शिमला समझौता को भी इन्होंने शामिल किया। जो शिमला समझौते की इन्होंने धमकी दी, शिमला समझौता शायद इन्हें याद नहीं है, या ये शिमला समझौता को शायद सही से समझ ही नहीं पा रहा है शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता इनकी खुद की बेइज्जती है, और ये कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता को खत्म कर देंगे। शिमला समझौता आज से है क्या, इस पर भी मैं बताऊंगा आपको शिमला समझौता क्या है। शायद ये भूल गए होंगे कि शिमला समझौता क्या है। अगर आप, इन्होंने कभी पाकिस्तान के लोगों को सच बताया ही नहीं है। अगर आप कई पाकिस्तानी वीडियो भी देखोगे, अगर उसमें पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से बताया गया कि वो अभी तक भारत के साथ एक भी जंग हारे ही नहीं है, इसलिए इन्हें शिमला समझौता भी ये अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं कि शिमला समझौता में दरअसल हुआ क्या था और ये समझ के आ रहे हैं, इसलिए कह क्या रहे हैं कि शिमला समझौता हम रद्द कर देंगे। जैसे इन्होंने शिमला समझौता में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी, बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया हमने। अटारी जो बॉर्डर है उसको हमने पहले ही बंद कर दिया। इन्होंने जो भारत करता जा रहा है वो सेम ये कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। वहीं जो सार्क वीजा योजना थी उसको इन्होंने, जो भारत ने किया कि 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना है, जो भारत ने कहा था कि 48 घंटे में भारत छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तानी नागरिकों को, सेम कॉपी पेस्ट। वहीं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रांट, जो भारत ने पर्सोना नॉन ग्रांट अज्यूम किया उन लोगों पर, यही सेम इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। वहीं एक जो चीज इन्होंने नई की है वो भारतीय एयरलाइंसों के लिए पाकिस्तान का एयरबेस तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। हम एयर इंडिया ने भी ट्वीट करके बताया कि हम पाकिस्तान के एयरबेस को वैसे ही बाईपास करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार सस्पेंड कर दिए। हालांकि भारत और पाकिस्तान के सीधे रूप पर कोई व्यापार नहीं होता है, तीसरे देश के रूप में हम किसी और देश को सामान भेजते हैं, वहां से पाकिस्तान पहुंचता है, जो भी सामान पहुंचता है वो इस तरीके से पाकिस्तान में पहुंचता है। पाकिस्तान यहाँ पर भारत का कोई नुकसान नहीं दिखता, यहाँ पर जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का ही होगा। वहीं शिमला समझौता क्या है, जो शिमला एग्रीमेंट है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। दो पक्षीय समझौता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, और जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, उनके बीच में समझौता साइन हुआ था। यह समझौता 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उन सैनिकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की करारी हार हुई थी इस जंग में। लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों से पूछोगे वो 100% यही जवाब देंगे कि पाकिस्तान अभी तक भारत से एक भी जंग हारा ही नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान में सच कभी बताया नहीं गया। पाकिस्तान के लोगों को सच पता ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो जिनके पास थोड़ी बहुत शिक्षा होगी उन्हें ही शायद इस बात की जानकारी हो, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के सामने इतिहास को बताया गया है कि उन्हें झूठ ही दिखाया गया है कि पाकिस्तान कभी झुका ही नहीं है भारत के सामने। 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत ने जो कब्जे में ले रखा था, इस संधि के तहत उन्हें छोड़ा गया था, और इस संधि में जो भारत ने पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा किया था वो कब्जा भी भारत ने वापस दिया था। दोनों देशों, इस अब संधि में हुआ क्या था, दोनों देशों के आपसी विवादों को अगर कभी इस संधि में, अगर कभी भविष्य में दोनों देशों के बीच अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो उस रिश्ते को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। युद्ध या बल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कभी सामने से लड़ने तो आएगा ही नहीं।
उसका पास जो एकमात्र तरीका है वो है पीठ के पीछे छुरा भोंपो और टेररिस्ट के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से अपनी नीतियों को वो काम में लाता है। सामने से कभी लड़ नहीं सकता, सामने से लड़ेगा तो इस तरीके की हालत होगी। 90,000 से ज्यादा सैनिकों को हमने बंधक बना लिया था। वापस अगर शिमला समझौता एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं ना जी, 90,000 से ज्यादा सैनिक जो थे उन्हें वापस दे दो, इन्हें फिर से कब्जे में करेंगे भारत। भाई सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किए जाएंगे, बातचीत के माध्यम से हल किए जाएंगे। क्या बातचीत करोगे इनसे? इन बेवकूफों की अकल है नहीं इन्हें, क्या बातचीत करोगे आप इनसे? भाई तीसरे पक्ष यानी देश या संस्था, इसमें साफ साफ लिखा गया था कि तीसरा पक्ष जैसे यूएन की मध्यस्थता नहीं होगी। कोई भी देश भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में बीच में नहीं आएगा। लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा आ रहा है। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी उसने जहां पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा ना उठाता हो। लेकिन 370 जब 370 हटी, उसका मुद्दा ना जाने कहां कहां पर लेकर गया। लेकिन सभी जो देश हैं उन्होंने भी सीरियस लेना छोड़ दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, बाकी सब लोग बाकी सभी देशों के लिए भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीब देश वैसे भी पैसे के अलावा कुछ मांगता है भी नहीं। कश्मीर का मुद्दा देशों ने सुनना ही छोड़ दिया। अब देशों ने कश्मीर का मुद्दा सुनना छोड़ दिया। कश्मीर का मुद्दा लोग भूल ना जाएं, इस वजह से कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है बार बार। भाई वापसी की प्रक्रिया, युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी होगी और भारत पाकिस्तान युद्ध बंदियों को छोड़ेगा। भारत ने लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान के, और इस क्षेत्र को भारत ने पाकिस्तान को यहाँ पर वापस किया था और सभी युद्ध बंदियों को यहाँ पर रिहा किया गया था। भाई दोनों देशों ने 1949 के युद्ध विराम रेखा को, जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने आजाद होते ही सबसे पहले उसने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर से उसने अपनी सेना को घुसा दिया। उसके बाद भारत के बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भारतीय सेना ने उसे खदेड़ना शुरू किया। जब खदेड़ा तो जो क्षेत्र ये उस समय फिर यूएन में चला गया। ये मुद्दा यूएन में गया तो फिर इस क्षेत्र को युद्ध विराम रेखा के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन 1972 में जो शिमला समझौता हुआ उसके बाद इस जो युद्ध विराम रेखा थी कि युद्ध रुका हुआ है, जहां पर जो देश है वो देश वहीं पर रुक जाएगा, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा वो देश। युद्ध विराम रेखा के रूप में उसे घोषित किया गया था उस समय। लेकिन 1972 में इस युद्ध रेखा को एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो कि एक बड़ी गलती थी। कि अगर पाकिस्तान आज शिमला एग्रीमेंट हटा देता है तो यानी कि वही सेम कंडीशन आज फिर हमें देखने को मिल जाएगी। किस तरीके से कि युद्ध विराम लगा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि ये सब कुछ इरेज हो जाएगा यहाँ से जो कुछ अभी तक हुआ है। पाकिस्तान उस साइड, हम इस साइड, यूएन ने यहाँ पे युद्ध विराम लगा दिया है। युद्ध चल रहा है, सिर्फ युद्ध विराम लगा हुआ है। अगर इस शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान यहाँ पर खारिज करता है तो भारत फिर से युद्ध चालू कर सकता है, क्योंकि भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया ना, युद्ध विराम रेखा है वो तो। लेकिन 1972 में इसे एलओसी करार किया गया था। वहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं आदिल राजा, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो आसिम मुनीर है यहाँ के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, फांसीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। इसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सेना ने अपने पर्सनल हितों के लिए इस हमले को कराया। इसलिए व्यक्ति आगे कहता है कि पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की वजह से इस हमले का जिम्मेदार ठहराना गलत है। और एक बात पाकिस्तान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग इस तरीके को अपने देश को तबाह होते हुए देख रहे हो। जब से आजाद हुए हैं तब से अगर आतंकवाद का नाम लो तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, पाकिस्तान। आपके देश को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर रख दिया आपकी राजनीति ने। आपको सड़कों पर आना चाहिए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट होती है, लेकिन आपको ऐसी सरकार उखाड़ कर फेंकना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि आपके देश, आपके पाकिस्तान को किस सोच के साथ आगे ले जाना है, किस विचारधारा के साथ आगे ले जाना है। क्या ऐसे ही आतंकवाद के साथ आप आगे चलोगे? किस तरीके से आपका आगे भविष्य होने वाला है? पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हो कि पाकिस्तान को ऐसे ही बर्बाद होते देखते रहोगे? आप लोग, जो पाकिस्तान की आवाम है, जब तक वो नहीं बोलेगी, जब तक इस तरीके के अंजाम होते ही रहेंगे। क्योंकि आज़ादी मिले
सालों बीत गए, भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान भारत को देखकर विकास का नहीं सोचता कि हमें भी भारत की तरह तरक्की करनी चाहिए। उसका एजेंडा रहता है कश्मीर में तरक्की क्यों हो रही है, कश्मीर में तरक्की हो रही है तो ऐसा करते हैं वहां पर बम बारूद फोड़ देते हैं, इसलिए कश्मीर का विकास रुक जाएगा। कश्मीर का विकास हो गया अगर, तो जो कश्मीर के युवा हैं उनके पास रोजगार होगा, पैसा होगा, तो वो फिर क्यों पत्थर फेंकेंगे इनके कहने पर। इसलिए कश्मीर में टूरिज्म इसी तरीके से हमले कराकर रोका जा सकता है, आतंक फैलाकर रोका जा सकता है, जिससे कश्मीर में बेरोजगारी रहे और कश्मीर के युवाओं को कुछ पैसे में आप जो कराना चाहते हो वो कराते रहें। लेकिन भारत ने जो कश्मीर का विकास किया है, पाकिस्तान के लोगों को खुद देखना, पाकिस्तान के लोगों से अगर कई सारे वीडियो मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से बताया गया कि कश्मीर के इतने बुरे हालात हैं, कश्मीर में लोग घर से नहीं निकल सकते, कश्मीर में लोगों को घर में रहना पड़ता है, कश्मीर में लोगों के पास रोजगार नहीं है, कश्मीर में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वहां पर झूठ दिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, आपको खुद देखना चाहिए सच क्या है। जम्मू कश्मीर को किस तरीके से जो भारत के क्षेत्र में उसका किस तरीके से विकास हो रहा है, आपका देश किस कीचड़ में अभी घुसा हुआ है, आपको जब तक आप खुद आवाज नहीं उठाओगे जब तक ये सब बदलने वाला है नहीं। भाई आदिल राजा के इस बयान के बाद मैं आपको आसिम मुनीर का एक बयान दिखाता हूं जो इन्होंने 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में दिया था। इनकी स्पीच में इन्होंने क्या कहा, इसने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई, इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है, हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। इसने इतना भड़काऊ भाषण दिया था उस समय, और उसके बाद इस तरीके का हमला होना, इसलिए पूरा इशारा इसी तरफ शिफ्ट होता है कि जानबूझकर कराया गया ये हमला है। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, संस्कृति अलग है, सोच अलग है। टू नेशन जो थ्योरी की नींव पड़ी वो इसी वजह से हम एक देश नहीं है दो देश हैं, इस तरीके के इसने उस समय भाषण दिए थे। आज सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी है। पहली रियासत है तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी जो मोहम्मद साहब हैं के नाम पर दिया गया था, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियायत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। कश्मीर हमारे गले की नस है, यानी कि इसने जो कश्मीर का मुद्दा जो ठंडा हो रहा था उसे फिर से आग लगाने की कोशिश की, और इस समय इसने जो बयान दिए थे और हमेशा रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। इसे पता है कि कश्मीर के लोग इस बार इसके द्वारा जो पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकवाद का हमला हुआ है, ऐसे तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि किसने किया है किसने नहीं किया है, कराया इन्हीं लोगों के द्वारा गया है। वहीं पाकिस्तानी आवाम को अब सोचने की जरूरत है कि आपका देश किन लोगों के हाथ में है। वहीं इसने एक बात कही कि कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस बार की जो कहानी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। कश्मीर का एक एक युवा इस बार लाल चौक पर भारत का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तान का झंडा जला रहा है, क्योंकि उसे भी इस बार दुख है कि इस तरीके की कायर हमला जो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन से किया गया है, इसे पता है कि 370 हटने, यही तो खुन्नस है कि 370 हट गई, उसके बाद कश्मीर में शांति आ गई और कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा नहीं उठ रहा। कश्मीर में जो शांति की वजह से जो टूरिज्म बढ़ा, उससे लोगों को रोजगार मिल गया, उस रोजगार की वजह से आज आप कश्मीर के लोग युवाओं को देखो, कश्मीर के युवा पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो आतंकवाद जो टेररिज्म अटैक हुआ है उसके खिलाफ डटकर सामना कर रहे हैं कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग भी नहीं चाहते कि भाई जो वर्षों से देखते चले आ रहे हैं वो फिर से सिचुएशन क्रिएट हो एक बार। कश्मीर के लोगों ने अब रोजगार देखा है, कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का विकास होते हुए देखा है इस बार। लेकिन इसका जो उद्देश्य था कि एक बार फिर से कश्मीर में आग भड़काएंगे, और जो टारगेट किलिंग हुई है ना जिसमें हिंदुओं को मारा गया है, ये इसलिए भी हुआ है कि पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिससे पूरा भारत में एक दंगे जैसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाए। वहीं जो प्रधानमंत्री ने एक इंग्लिश में स्पीच दी बिहार से, वो इसलिए भी थी जिससे पूरी दुनिया को संदेश पहुंच सके कि भारत
अब आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने वाला, और देखना होगा कि भारत का क्या प्लान होता है, क्या एक्शन होता है। वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात की, वो पूरा भरोसा दिलाया कि हम आप लोगों के साथ हैं। वहीं वहीं इस बार कुछ तो बड़ा होने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़ा जवाब देने की जरूरत है। वहीं जो भारत के राष्ट्र मित्र हैं, उनके एनवॉय को तलब किया गया, उनके साथ बातचीत हुई, उन्हें जानकारी दी गई होगी कि किस तरीके से भारत अपना आगे का कदम रखने वाला है। और भारत स्टेप बाय स्टेप चल रहा है पूरी तरीके से। जिस तरीके से भारत ने अपने रुख को स्पष्ट किया है यहाँ से, वो साफ संदेश यहाँ पर पहुंच रहा है। सेना की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही है। सेना को एक आदेश की जरूरत है। सेना बिल्कुल हमेशा ऑलवेज रेडी। सेना कई बार कह भी चुके हैं कि एक आदेश और पीके को जब चाहे जब उठा लेंगे। इस तरीके से सेना हमारी हमेशा तैयार रहती है और कैपेबल है हमारी सेना। उस समय 90,000 सैनिकों को हमने घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज की भारतीय सेना के पास जो आधुनिक हथियार हैं, बस एक चीज जो पाकिस्तान हमेशा जिस वजह से बचा रहता है, वो है परमाणु हथियार। जिसकी वजह से नहीं, हर दूसरे दिन पाकिस्तान को भारत वो 1971 का दिन याद दिलाता रहेगा। लेकिन परमाणु हथियार की वजह से भारत की पॉलिसी भी है कि भारत परमाणु हथियार का कभी फर्स्ट पॉलिसी है कि हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे। और दुनिया इस चीज से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर संकट खड़ा हो जाएगा परमाणु हथियार की वजह से। इस वजह से ही पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है परमाणु हथियार की वजह से, और इसी चीज का वो फायदा भी उठाता है। कोई भी बात हो बीच बीच में वो परमाणु हथियार का जिक्र जरूर कर देता है कि दो परमाणु वाले हथियार वाले देश एक दूसरे के बीच तनाव बढ़ रहा है, इससे पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। इस तरीके के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि दो परमाणु हथियार वाले देश एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। यानी अपने आप को बता रहा है कि हम परमाणु हथियार हैं, परमाणु हथियार को साइड में रखो। लेकिन भारत इस बार कुछ तरीके से इन्हें समझाने वाला है। ये पूरी अपडेट थी अभी तक की। मैं कुछ जो कि नई अपडेट आएगी मैं इस चैनल पे आपको लेके आऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।